हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले वाले वीडियो में हमने प्रॉपर्टी नंबर 6 तक डिस्कस किया था, ठीक है। इफ़ एनी टू रोज और कॉलम्स आर प्रोपोर्शनल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। यहाँ तक हम कर चुके हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू प्रॉपर्टी नंबर 7। अब प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या बोलता है, तो उसका स्टेटमेंट लिखने से पहले मैं बता दूँ कि ये होता क्या है, कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे मान लो एक डिटर्मिनेंट है x प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी, ठीक है, एल एम एन अल्फ़ा बीटा गामा, इस टाइप का कोई डिटर्मिनेंट है। तो इसमें क्या हुआ कि हमारा जो पहला रो है ना, दिस इज़ द फर्स्ट रो। पहला रो में तीनों एलिमेंट, ठीक है, हमने दो एलिमेंट्स के सम के फॉर्म में लिखा। जैसे पहला एलिमेंट क्या है, x प्लस ए, 2 का सम, फिर x प्लस बी 2 का सम, x प्लस सी 2 का सम, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे पहला रो का सारा एलिमेंट दो दो टर्म्स के सम के फॉर्म में है, तो इसको हम दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। पहले डिटर्मिनेंट में खाली पहला एलिमेंट लिखेंगे, जैसे x x x, है ना। बाकी दोनों रो सेम रहेगा, एल एम एन अल्फ़ा बीटा गामा। और फिर प्लस दूसरा डिटर्मिनेंट क्या रहेगा, उसमें दूसरा एलिमेंट क्या है, ए बी सी। तो ए बी सी और बाकी दोनों रो तो बिल्कुल सेम रहेगा, एल एम एन अल्फ़ा बीटा गामा। आई होप समझ रहे हो बात को। तो ऐसा हम इसलिए कर पाए क्योंकि दो दो एलिमेंट के सम के फॉर्म में था, इसलिए हमने दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब इसका प्रूफ कैसे करोगे, थोड़ा सा समझ लो इसको। जैसे इस डिटर्मिनेंट को अगर तुम एक्सपैंड करो, क्या होगा, x प्लस ए इंटू नीचे जो भी आएगा m गामा माइनस बीटा n, माइनस आएगा x प्लस बी इंटू एक ब्रैकेट आएगा, प्लस फिर x प्लस सी इंटू एक ब्रैकेट आएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, x इंटू ये ब्रैकेट, है ना, माइनस x इंटू ये ब्रैकेट और प्लस x इंटू ये ब्रैकेट, फिर प्लस फिर a इंटू ये ब्रैकेट माइनस b इंटू ये ब्रैकेट प्लस c इंटू ये ब्रैकेट, ठीक है। तो ऐसे करके ये जो पहला वाला है x इंटू वाला, वो इस वाले डिटर्मिनेंट का वैल्यू है, और जो दूसरा वाला है वो इस वाले डिटर्मिनेंट का वैल्यू है। तो ऐसा करना बिल्कुल वैलिड है। मान लो इसी में अगर ये रहता, 3 का एलिमेंट होता, 3 x प्लस ए प्लस बी, है ना, y प्लस कुछ भी, c प्लस डी, z प्लस ई प्लस एफ, बाकी सेम रहता, एल एम एन अल्फ़ा बीटा गामा। समझ रहे हो। तो इसमें क्या हुआ, पहले रो में 3 एलिमेंट के सम के फॉर्म में है, 3 एलिमेंट को जोड़े हुए हैं पहले रो में। तो इसको हम 3 डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। क्या क्या, एक्स वाई जेड, ठीक है, एल एम एन अल्फ़ा बीटा गामा, प्लस दूसरा डिटर्मिनेंट क्या होगा, दूसरा एलिमेंट ले लो, ए बी सी एल एम एन अल्फ़ा बीटा गामा, और प्लस तीसरा डिटर्मिनेंट क्या होगा, बी डी एफ, है ना, बी डी एफ हो जाएगा। एक सेकेंड, ए बी सी नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे ए बी सी नहीं होगा, कितना होगा, ए सी ई हो जाएगा, ए सी ई, फिर आएगा बी डी एफ एल एम एन अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है। तो इसको हम स्टेटमेंट अब लिख देते हैं, ठीक है। इफ़ each element of a row और कॉलम में भी हो सकता है, रो और कॉलम, ऑफ अ डिटर्मिनेंट is expressed as the sum of two or more terms, as the sum of two or more terms, then the determinant can be expressed as the sum of two or more determinants। ठीक है, जितना भी एलिमेंट्स के सम के फॉर्म में रहेगा उतने डिटर्मिनेंट में हम उसको ब्रेक कर सकते हैं।
दिस वाज आवर प्रॉपर्टी नंबर 7। अच्छा, इसका रिवर्स प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका रिवर्स प्रॉपर्टी। अब रिवर्स प्रॉपर्टी क्या है? उल्टा सोचो, उल्टा सोचो। मतलब ऐसा कि हमें बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स का सम दे रखा है, हमें बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स का सम दे रखा है, जिसमें केवल एक रो या कॉलम का एलिमेंट्स चेंज हो रहा है। ध्यान से समझना, केवल एक रो या कॉलम का एलिमेंट्स चेंज हो रहा है, बाकी सब सेम है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? उन बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स को केवल एक डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो ऐसे दे रखा है डिटर्मिनेंट ए बी सी, है ना, A1 B1 C1 A2 B2 C2 प्लस डिटर्मिनेंट, है ना, LMN A1 B1 C1 A2 B2 C2 प्लस डिटर्मिनेंट XYZ A1 B1 C1 A2 B2 C2। अच्छा, तो हमने क्या देखा कि ये तो खाली पहले रो में चेंज हो रहा है, ABC है, फिर LMN है, फिर XYZ है। बाकी ये जो R2 R3 है वो तीनों डिटर्मिनेंट का बिल्कुल सेम है ना। R2 R3 आर सेम फॉर ऑल डिटर्मिनेंट। बाकी सबके लिए R2 R3 सबके लिए सेम है, खाली फर्स्ट रो कॉलम में चेंज हो रहा है। तो हम क्या बोले? इन सारे डिटर्मिनेंट्स को, इन तीनों डिटर्मिनेंट्स को केवल एक डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा? वो जिसमें चेंज हो रहा है उसमें खाली एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। तो उल्टा सोचो, अगर 3 डिटर्मिनेंट का सम दिया हुआ है तो उस रो में एक एलिमेंट कितना टर्म्स के सम में आएगा? 3 टर्म्स के सम में। हमने पहले क्या पढ़ा? अगर सम में 3 टर्म है तो 3 डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। अब हम क्या बोल रहे हैं? अगर 3 डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है तो जब जोड़ लिखेंगे, सम लिखेंगे, तो 3 टर्म्स का सम आएगा। तो पहला एलिमेंट क्या होगा? a प्लस एल प्लस एक्स। दूसरा एलिमेंट b प्लस एम प्लस वाई। तीसरा एलिमेंट c प्लस एन प्लस जेड। ऐसा हो गया। बाकी तो सेम रहेगा, A1 B1 C1 A2 B2 C2। बस कहानी ये हो जाएगा। तो उन तीनों डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने से अच्छा है आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही प्रॉपर्टी बताना था मुझे। दिस वाज प्रॉपर्टी नंबर 7। अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पे, प्रॉपर्टी नंबर 8 पे आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब तुम ऐसे मानो कि डिटर्मिनेंट के 50% क्वेश्चंस में तो यही प्रॉपर्टी लगेगा। समझ रहे हो क्या होता है? इसको बोलते हैं रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये होता क्या है रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन? तो तुमने पढ़ा था, याद करो, एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस में पढ़ा था। एक एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़ा था कि जैसे R1 में तुम ऐसे लिख सकते हो R1 माइनस 2R2, फॉर एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, ऐसा तुम लिख सकते हो। ठीक है, R1 माइनस R2 तुम लिख सकते हो, R1 माइनस 2R2 भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। मतलब किसी रो या कॉलम में दूसरे रो को मल्टीप्लाई करके, है ना, ऐड कर सकते हो, सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट में ऐसा करने से डिटर्मिनेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो? पहले लिखता हूँ मैं, लिख देते हैं पहले। इफ़ टू एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट, if to any row or column of a determinant a multiple of another row or column। ठीक है, अब ध्यान देना, अगर तुम रो में ऐड कर रहे हो तो मल्टीपल ऑफ रो करना पड़ेगा, अगर तुम कॉलम में ऐड कर रहे हो तो मल्टीपल ऑफ कॉलम करना पड़ेगा। रो मतलब रो में कॉलम का मल्टीपल ऐड नहीं कर सकते, इस चीज़ को समझ लेना। इफ़ टू एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट अ मल्टीपल ऑफ अनदर रो और कॉलम इज एडेड, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट remains same
वैल्यू जो डिटर्मिनेंट का होता है वो क्या होता है, सेम रहेगा। ठीक है, जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, मान लो एक डिटर्मिनेंट है ए, डिटर्मिनेंट ए बी सी एल एम एन अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसका जो R1 है उसमें हम R1 में ऐड करते हैं, R2 को मान लो लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देते हैं और R3 को मान लो म्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कुछ भी ऐड कर सकते हैं, माने एक रो का मल्टीपल भी ऐड कर सकते हैं, 2 रो का मल्टीपल भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं, बीच में चाहें अगर हम माइनस भी लगा दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे ऐड करने में ही सब्सट्रैक्ट भी आ जाता है। ठीक है, अगर लैम्डा निगेटिव होगा तो ये साइन अपने आप माइनस हो जाएगा, तो ये बोलने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके, तो डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, ए बराबर, पहला ये जो ए है वो क्या बनेगा, ए प्लस उसमें लैम्डा R2 हुआ है तो एल को लैम्डा से मल्टीप्लाई करो, लैम्डा एल प्लस म्यू अल्फ़ा, है ना। अच्छा, कुछ लोगों को अगर ये नहीं समझ में आ रहा है, नहीं याद है कि एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है, तो प्लीज़ आप जाके मैट्रिसेस में, है ना, मैट्रिसेस का जो लास्ट वाला वीडियोस है अभी तक जो मैंने अपलोड किया है 11, 12, 13 ऐसा करके, मैट्रिसेस में देखो, मैंने फुल डिटेल में अच्छे से बताया हुआ है कि एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है। ठीक है, ये हो गया ए प्लस लैम्डा एल प्लस म्यू अल्फ़ा, फिर बी प्लस लैम्डा एम प्लस म्यू बीटा और सी प्लस लैम्डा एन प्लस म्यू गामा। ठीक है, म्यू गामा हो जाएगा, ये हमने कर दिया। बाकी R2 R3 तो सेम रहेगा, एल एम एन अल्फ़ा बीटा गामा। तो ये करने से मैं बोल रहा हूँ कि डिटर्मिनेंट में फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। उसका प्रूफ तुम समझ लो क्यों नहीं चेंज आएगा। ठीक है, मतलब मैंने बोल तो दिया पर चेंज क्यों नहीं आएगा, समझने वाली बात है। तो चलो, ये जो डिटर्मिनेंट हमने लिखा है इसमें पहले रो पे ध्यान दो। पहले रो पे क्या हो रहा है, 3-3 एलिमेंट का सम है। अच्छा, 3-3 एलिमेंट का सम है, तो इससे पिछला प्रॉपर्टी क्या पढ़े हो, अगर 3-3 एलिमेंट का सम है तो इसको हम 3 डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। वी कैन ब्रेक इट इनटू 3 डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, 3 डिटर्मिनेंट में ब्रेक करो। तो पहला डिटर्मिनेंट क्या होगा, ए बी सी एल एम एन अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, ये पहला डिटर्मिनेंट, प्लस दूसरा लैम्बडा एल, है ना, लैम्बडा एम लैम्बडा एन एल एम एन अल्फ़ा बीटा गामा, प्लस डिटर्मिनेंट म्यू अल्फ़ा म्यू बीटा म्यू गामा, है ना, एल एम एन अल्फ़ा बीटा गामा। देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये R1 है और ये R2 है। पहले दूसरे वाले डिटर्मिनेंट में देखो R1 R2 क्या है, R1 R2 प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। प्रोपोर्शनल है तो इस वाले डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0। अगेन इसमें जो है ये जो डिटर्मिनेंट है तीसरा, इसमें भी R1 R3, ये R1 हो गया, ये R3 हो गया, क्या है, प्रोपोर्शनल है, तो इसका भी वैल्यू 0। यहाँ पे लिख देता हूँ R1 R3 प्रोपोर्शनल। अच्छा, इसका भी वैल्यू 0 हो गया। बचा क्या, बचा खाली पहला डिटर्मिनेंट, और पहला डिटर्मिनेंट क्या है, किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। इसीलिए मैंने लिखा है इफ़ टू एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट अ मल्टीपल ऑफ अनदर रो और कॉलम इज एडेड देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम। वैल्यू जो होगा सेम रहेगा। एक चीज़ ध्यान रखना है इसमें नोट करके, मतलब जिस रो या कॉलम पे आप चेंज ला रहे हो, है ना, उस रो का, जैसे R1 में अगर आप लिखो R1 प्लस R2 प्लस R3 तो ये चलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप लिख दो R1 में आप ऐसा चेंज लाओ 2R1 माइनस R2 माइनस R3 फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि R1 में आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ध्यान से समझना, बहुत बच्चे ऐसा भी करते हैं, जिस रो या कॉलम पे आप अप्लाई कर रहे हो, जिस रो या कॉलम पे आप अप्लाई कर रहे हो उसका कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। ठीक है, जिस रो या कॉलम पे अप्लाई किया उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो ये नहीं चलेगा। मैंने बोला C1 कोई कॉलम में भी लगा सकता है, तो 2C1 माइनस C3, ये भी नहीं चलेगा। मैंने बोला ऐसा लगा रहा हूँ C2 को
C2 प्लस 31 C2 माइनस 43 C3, ये चलेगा क्या? हाँ ये चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे C2 का कोफिशिएंट तो क्या है, C2 का कोफिशिएंट तो 1 ही है, ठीक है। तो जिस कॉलम पे या जिस रो पे आप लगा रहे हो उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को समझ लिया तो आप लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलो, तो ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 8 हो गया। उसके बाद और एक प्रॉपर्टी पे आते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 9 पे आते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 9 क्या बोलता है, जैसे देखो डेल्टा एक डिटर्मिनेंट है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये अपना एक डिटर्मिनेंट है। तो मैंने क्या बोला था, डेल्टा जो होगा डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है, किसी भी रो या कॉलम का एलिमेंट्स उठाओ, उसको उसी एलिमेंट या उसी एलिमेंट के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, है ना। वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, है ना, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विद देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। ये हम बता चुके हैं पहले, ठीक है। तो डेल्टा का वैल्यू क्या होगा, जैसे मान लो A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13, तो इसको बोलेंगे वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। अच्छा, तो बेसिकली अगर ध्यान से सुनना, अभी हमने क्या किया, अभी हमने पहला रो का एलिमेंट लिया और उसको उसी के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एलिमेंट पहला रो का लेता हूँ और उसको दूसरे रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। तो जैसे A11 लिया तो ये है पहला रो R1 और ये है दूसरा रो R2, तो मैं एलिमेंट्स लूँगा पहले रो का और कोफैक्टर लूँगा दूसरे रो का, ठीक है। पहले रो के एलिमेंट्स को दूसरे रो के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा हूँ। तो A11 इंटू C21 किया मैंने, है ना, C21, ये जो दूसरा रो का पहला एलिमेंट क्या है 21, तो C21 कर दिया, प्लस पहले रो का दूसरा एलिमेंट लो A12, तो इसको C12 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी नॉट 12 C22 के साथ, क्योंकि दूसरे रो का दूसरा एलिमेंट क्या है C22, है ना। तीसरा एलिमेंट A13, इसको C23 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये ना 0 आ जाएगा, ये आप करके देख लो, आप मल्टीप्लाई कर लो, सीधा सीधा 0 आ जाएगा। अच्छा, तो 0 आ जाएगा। तो उसी प्रकार से अगर मैंने पहला रो का एलिमेंट लिया A11 और कोफैक्टर लिया तीसरा रो का C31 प्लस A12 C32 प्लस A13, एक सेकेंड, A13 C33, ये भी 0 आ जाएगा, ठीक है। आप करके देख लो। तो इससे पता क्या चला कि अगर आप एलिमेंट्स किसी भी रो या कॉलम का लेते हो और कोफैक्टर किसी और रो या कॉलम का लेते हो, फिर मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो वैल्यू 0 आएगा, ठीक है। तो इसमें हम लिख सकते हैं द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स of any row or column with cofactors of corresponding elements of any other row or column इज 0। समझ रहे हो, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विद कोफैक्टर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम इज 0, जिसको मैंने, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे कि अगर आप किसी रो या कॉलम का एलिमेंट्स उठाते हो और कोफैक्टर दूसरे रो का उठाते हो या कॉलम का और उनको मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो आपको जो है वैल्यू 0 मिल जाएगा, ठीक है। अब नोट करके एक बात और लिखो, अब हम धीरे धीरे क्वेश्चंस की ओर बढ़ रहे हैं, थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो रहा है। तो क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, टू फाइंड वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट
try to generate as much zeros as possible, as much zeros as possible in a row or column. ठीक है, and then expand the determinant along that row or column. ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका कि किसी भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए ट्राई टू जनरेट एज मच जीरोज एज पॉसिबल। इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जीरो जनरेट करने का कोशिश करें। ठीक है, उससे क्या फ़ायदा होगा, जैसे एक डिटर्मिनेंट है कोई भी, यहाँ पे आपने 2 जीरो जनरेट कर लिया फर्स्ट रो में, उसके बाद ये सब एलिमेंट है एल एम एन अल्फ़ा बीटा गामा ए ऐसा करके है, तो इसका वैल्यू निकालना मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। इस डिटर्मिनेंट का मैं क्या बोलूँगा, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग रो 1, R1 के लॉन्ग एक्सपेंड करूँगा। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा जीरो हमको R1 में दिखा, तो अगर R1 के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंशन क्या होता है किसी भी डिटर्मिनेंट का कि एलिमेंट्स लेते हैं, उसको कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, उसी रो के कोफैक्टर्स के साथ। तो जीरो, पहला एलिमेंट लो 0 इंटू उसका कोफैक्टर प्लस 0 इंटू उसका कोफैक्टर प्लस L इंटू उसका कोफैक्टर। अब तुमको दिख रहा है कि ये पहला 2 पार्ट तो 0 0 हो गया, तो बस खाली ये वैल्यू आ जाएगा, तो कैलकुलेशन पार्ट छोटा हो गया ना, समझ रहे हो? तो ज़्यादा से ज़्यादा जीरो जनरेट करने का यही फ़ायदा है, कैलकुलेशन बहुत ही छोटा हो जाएगा। अब जीरो भाई कैसे जनरेट करेंगे, याद करो मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते टाइम भी हम लोग जीरो जनरेट करते थे एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के। ठीक है, तो बस वैसे करके ज़ीरो जनरेट करेंगे और उसके बाद जो है आराम से सॉल्व कर लेंगे। ओके, चलो अब हम लोग फाइनली क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन बोला इवेल्युएट डेल्टा इज इक्वल टू 2765 3875 और 5986। ठीक है, इसको इवेल्युएट करना है डेल्टा इज इक्वल टू, तो भाई ऑफ कोर्स इसको तुम सॉल्व तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर्टी जब लगाओगे, माने सॉल्व करने जाओगे तो बहुत लेंदी कैलकुलेशन आएगा। तुमको दिख रहा है 65 75 ये सब मल्टीप्लाई वगैरह करना है, तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो छोटा करते हैं। देखो C2, देखो ध्यान दो, ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। हम शुरू से बताते आ रहे हैं कि आप जो प्रॉपर्टीज़ है वो किसी पे भी लगा सकते हो, रो पे भी लगा सकते हो, कॉलम पे भी लगा सकते हो। ठीक है, रो पे भी कॉलम पे भी। अच्छा ध्यान दो, ये 65 है पहला और ये 7 है। ठीक है, 9 सते कितना होता है, 9 7 जा 63 होता है, 65 से 2 छोटा है। अच्छा, ये 75 है और ये 8 है। ठीक है, 75 है 8 है, 9 8 जा कितना होता है, 72 होता है, 3 का गैप है। 86 है और ये 9 है, 9 9 जा 81, 5 का गैप है। तो हम क्या करते हैं, छोटा करने के लिए ये जो 65 75 86 है, इसको छोटा अंक बनाने के लिए अप्लाई करते हैं यहाँ पे C3 को। क्या लिखते हैं, C3 में चेंज लाते हैं, C3 में से C2 को 9 से मल्टीप्लाई करके घटा लेते हैं, उससे क्या होगा, चेंज आ जाएगा C3 में। तो डेल्टा क्या होगा, अच्छा ऐसा करने से कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, हमने पढ़ाया है जस्ट, ऐसा हम कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, बस जिस पे अप्लाई कर रहे हैं उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखा। तो डेल्टा 235 C1 में कोई चेंज नहीं है, 789 C2 में भी कोई चेंज नहीं है। अच्छा C3 में चेंज है, C3 में क्या चेंज है, C3 माइनस 9 C2, तो 65 माइनस 9 7 जा 63 यानी 2 आ जाएगा। 75 माइनस 9 72 3 आ जाएगा। 86 माइनस 81 5 आ जाएगा। अच्छा, तो अब तो जादू जैसा हो गया, ये भी 235 हो गया,
ये भी 2 3 5 हो गया। तो बेसिकली हुआ क्या, C1 C3 मैं लिखूँगा सिंस C1 C3 आर आइडेंटिकल। जो अपने पास C1 और C3 है वो कैसा हो गया, आइडेंटिकल हो गया। देयरफॉर वैल्यू कितना हो गया, 0 हो जाएगा। ठीक है, C1 C3 आइडेंटिकल हो गया तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, जो भी 2 1 नहीं लिखते हैं ऐसे। प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है डिटर्मिनेंट A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस ए, B माइनस सी, C माइनस ए, A माइनस बी, ठीक है, और C माइनस ए, A माइनस बी, B माइनस सी, ये जो डिटर्मिनेंट है इसका वैल्यू 0 होगा। तो चलो शुरू करते हैं। सिंपल सी चीज़ है कि अगर तुम इसको एक्सपैंड करने जाओगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत लेंदी आएगा, तो एक्सपैंड नहीं करेंगे, हम तो डायरेक्टली प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे। तो हमने क्या देखा कि किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में ज़्यादा से ज़्यादा अपने को जीरो जनरेट करना है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जीरो जनरेट करना है, तो करते हैं। देखो तुम क्या करो, A माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए निकालो, कितना आएगा, 0 आएगा। अच्छा, अगेन दूसरा B माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी जोड़ो तो 0 आ जाएगा। फिर C माइनस ए माइनस बी, B माइनस सी जोड़ोगे 0 आ जाएगा। तो क्या पता चला, ये जो R1 है उसमें अगर हम R1 में R2 R3 ऐड कर दें तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 0 आ रहा है ऊपर में। C1 में अगर C2 C3 ऐड कर दोगे तो भी 0 आ जाएगा। तुम कॉलम वाइज भी देख सकते हो, A माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। तो होगा क्या, बाई अप्लाइंग, इस डिटर्मिनेंट को डेल्टा मान लिया। बाई अप्लाइंग हम क्या कर रहे हैं, R1 में R1 प्लस ये ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, R1 को R1 प्लस R2 प्लस R3 यहाँ पे लिख दिया, और यू कैन अप्लाई C1 को C1 प्लस C2 प्लस C3, आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो हमने ये अप्लाई किया, डेल्टा में क्या परिवर्तन आएगा, क्या चेंज आएगा, तो R1 इसमें क्या होगा, A माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, ये आ जाएगा यहाँ पे। फिर B माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी आ जाएगा, और लास्ट में C माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ये आ जाएगा। ठीक है, और बाकी एलिमेंट्स तो सेम रहेगा, B माइनस सी, C माइनस ए, A माइनस बी, और C माइनस ए, A माइनस बी, B माइनस सी। क्या दिखा आपको, पहला एलिमेंट सबका 0 0 हो गया, ये 0 ये 0 ये 0, B माइनस सी, C माइनस ए, A माइनस बी, और C माइनस ए, A माइनस बी, B माइनस सी। ऑफ कोर्स इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा रखा है किसी भी रो या कॉलम में अगर सारा एलिमेंट 0 हो गया तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर डेल्टा का वैल्यू 0 सिंस ऑल एलिमेंट्स ऑफ R1 इज 0। ठीक है, R1 का सारा एलिमेंट 0 है तो डेल्टा का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और समझ लो, तो यहाँ पे तुम क्या देख रहे हो कि एक्सपेंशन करने से कुछ नहीं होगा, मतलब एक्सपेंशन करना तो वो तो मतलब बहुत ही बेसिक चीज़ है। आपको प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करने आना चाहिए, डिटर्मिनेंट्स का प्रॉपर्टी लगा के लेंदी क्वेश्चन जो है छोटा हो जाएगा। ठीक है, तब उसको हम प्रॉपर्टीज़ लगा के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बस इसके आगे फिर अगले वीडियो में यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे।